हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक होगा रोटेशनल मोशन। यह रोटेशनल मोशंस का लेक्चर 4 है। इससे पहले हमने आपके लिए रोटेशनल मोशन के 3 और लेक्चर दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो बच्चे, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे बताए गए सीरीज आपको अच्छे लग रहे हैं, हर एक चीज़ हमारे बताए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमें ज़रूर अपना रिव्यू दे, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, ऐसा करें। कुछ सुधार चाहना चाहते हैं, कुछ नया चीज़ को आप ऐड करना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हमें बताएं। हमसे जितनी कोशिश हो पाएगी हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चे, हम हमेशा आपको बताते हैं कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस बताते हैं आपको, उन सभी क्वेश्चंस को पूरा बिना स्किप किए देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से देखिएगा। उससे क्या होगा, आपको हमने हर एक क्वेश्चंस में एक एक दो कंसेप्ट को सिखाने की कोशिश की है। अगर उस कंसेप्ट को अगर आप याद रखते हैं तो बच्चे आपको वह कंसेप्ट डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, A disk and a sphere of same radius but different masses roll off on two inclined planes of the same altitude and length. Which one of the two objects get the bottom of the plane first? यानी इन सभी में से कौन सा आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, डिस्क और स्फीयर, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जो क्या होगा प्लेन से नीचे पहले गिरेगा। तो क्वेश्चंस को समझे अच्छे से, इसके लिए आप एक बार खुद से पढ़े क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस को खुद से पढ़े और तब क्या करें बच्चे, समझने की कोशिश करें। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि ए डिस्क एंड स्फीयर, एक डिस्क है और एक स्फीयर है जिसके क्या हो, सेम रेडियस है। तो मान लेते हैं हम एक डिस्क है, ठीक है, इसके रेडियस क्या होंगे बच्चे, आर होंगे, और एक क्या है आपका स्फीयर है, ठीक है, इसके रेडियस क्या होंगे, आर होंगे, बट डिफरेंट मासेस, लेकिन उनके मासेस क्या है, अलग है। तो मान लेते हैं डिस्क का मास md होगा और स्फीयर का मास ms होगा। तो md से डिस्क का मास, ms से स्फीयर का मास। तो फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इस दोनों को, इस डिस्क को स्फीयर दोनों को एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा जा रहा है, जो कि इंक्लाइंड प्लेन क्या है, किसी भी आपके एल्टीट्यूड से यानी सेम एंगल पे, यानी कहने का मतलब आपका इंक्लाइंड प्लेन जो है वो दोनों क्या है, सेम ही एंगल पे इंक्लाइंड है। यानी एक इंक्लाइंड प्लेन ये होगा, इनके सेम एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड करने के बाद इनका जो हाइट होगा वो सेम होगा और लेंथ भी सेम होगा। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है आपको। तो मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा डिग्री बना रहा होगा इंक्लाइंड, तो इस दोनों को, इस डिस्क को और स्फीयर को इस पे डाला जा रहा है। ठीक है, तो फिर कहा जा रहा है कि बताइए कि इनमें से डिस्क और स्फीयर, इन दोनों में से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि पहले हमारा ग्राउंड पे आ जाएगा। यानी यहाँ से डालेंगे तो ये नीचे और ये, इसमें दोनों में से सबसे पहले ग्राउंड पे कौन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सोचना है एक बार, क्या करना है, सोचना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हमने आपको थोड़ा सा बताया था, इस टाइप के हिंट्स देकर आपको पिछले हमने वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस को हिंट्स हमने दिया था कि कैसे बनाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा यहाँ पे एक्सेलरेशन का फंडा लगाना पड़ता है। और हमने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में कि किसी भी रोलिंग आपको बड़ी जो भी आपका इंक्लाइन प्लेन से गिरता रहता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हमने सिखाया था कि उसका एक्सेलरेशन होता है a = g sin θ अपॉन 1 + k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और आप इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, g sin θ अपॉन 1 + i स्क्वायर अपॉन क्या है बच्चे, आर स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। तो इस दोनों तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। देखिए आई स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती लिख दिया है, आई स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे आई होता है। क्या होता है, आई अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कैसे नहीं होना है, क्योंकि ये क्या है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन होता है और ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हमने रेडियस ऑफ जायरेशन को निकालने का भी तरीका सिखाया है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमने ये भी आपको बताया है। तो इस एक्सेलरेशन की हेल्प से हम फाइंड कर पाएंगे कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को मिटा देते हैं। ठीक है, और फिर से हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। a = क्या होता है, g sin θ अपॉन क्या है बच्चे, 1 + i अपॉन mr स्क्वायर, आई अपॉन mr स्क्वायर। ठीक है, आई अपॉन mr स्क्वायर, यहाँ पे हमने आर स्क्वायर सिंपल लिखा था तो आई अपॉन mr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे जानेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा पहले गिरेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, आई का वैल्यू डालना है। तो जिसके आई का वैल्यू क्या होगा बच्चे, जिसका आई का वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका आई का वैल्यू आपका बच्चे ज़्यादा होगा, उसका क्या होगा आपका बच्चे, नीचे का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, नीचे का क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक्सेलरेशन घट जाएगा तो यानी क्या करेगा, वो लेट से गिरेगा। एक्सेलरेशन घट जाएगा तो लेट से गिरेगा। देखिए हमने आपको सिखाया था कि जैसे a/b में नीचे का क्वांटिटी अगर बढ़ता है तो ये आपका होल क्वांटिटी क्या होता है, घट जाता है। सिमिलरली b अगर आपका घटेगा तो ये आपका होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फंडा बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे क्या है आपका
वन प्लस समथिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो डिस्क के लिए याद रखिए बच्चे, आपका डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या होता है बच्चे, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई डी सेंटर के अबाउट mr²/2 होता है। और आपका स्फीयर के लिए आई स्फीयर IS लिखते हैं, इसका होता है बच्चे 2/5 mr²। तो ये हमने आपको सिखाया भी था, इस दोनों फार्मूला को आप याद कर लीजिए। इस दोनों फार्मूला से सिंपल आपको एक लाइन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ये होता है आपका सॉलिड स्फीयर का, क्या होता है बच्चे, सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो आई के जगह पे डालेंगे किसके लिए, पहले डिस्क का निकालते हैं। तो ए डिस्क का क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, तो सबों में रहेगा। और ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस आई के जब डाल देंगे mr²/2 और m² नीचे है तो ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 + 1 कितना होता है 3/2। तो ऊपर हो गया 2/3 इंटू जी इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये आपका किसका निकल गया, डिस्क का एक्सप्रेशन निकल गया। तो हम चेक कर लेंगे कि किसका एक्सप्रेशन ज़्यादा है। देखिए बच्चे, आपको एग्जामिनेशन में इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे डालकर नहीं चेक करना है, अन्यथा समय बर्बाद होगा। आपको सिंपली यही देख लेना है कि हमारा नीचे का क्वांटिटी बढ़ रहा है या फिर घट जा रहा है। बस आप इतना देख लीजिएगा, आपको आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं कि इससे क्या होगा। आपको मान लीजिए क्वेश्चंस में अगर एक्सप्लेनेशन भी पूछ दिया जाए तो आपको क्या होगा, समझ में आया रहेगा कि हाँ इसे बनाते कैसे हैं। तो इस स्फीयर का क्या होता है, जी साइन थीटा, तो लगाएंगे ही और नीचे क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। और आई का वैल्यू 2/5 है, तो 2/5 + 1 mr², तो इसमें भी है mr² नीचे भी है तो कट जाएगा। और 2/5 + 1 तो कितना होगा 7/5। जैसे 1 + 2/5 तो क्या होगा 7/5। तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका 2/5 और ये क्या हो जाएगा आपका 5/7 इंटू जी साइन थीटा। क्या होगा, मार्कर नहीं चला है, समझ लीजिए, जी साइन थीटा, ठीक है, जी साइन थीटा। तो पहले का वैल्यू 2/3 है और नीचे का वैल्यू क्या है 5/7 है। 2/3 और 5/7, तो बताइए 2/3 और 5/7 में कौन सा वैल्यू ज़्यादा होता है। 2/3 कितना होता है, 2/3 आपका आता है बच्चे 0.6 होता है। और 5/7 आपका कितना होता है, 5/7 आपका होता है बच्चे 0.7। क्या होता है 0.7। तो कौन सा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट गेट बॉटम ऑफ द स्फीयर फर्स्ट, कौन सा पहले आएगा। तो जिसका एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा वो पहले आएगा, ठीक है। तो स्फीयर का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है हमारा बच्चे, ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसका 0.7 हो रहा है। तो हमारा कौन सा सबसे पहले आएगा, स्फीयर जो होगा सबसे पहले आपके बॉटम पे रीच करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है एकदम बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का, अच्छे कंसेप्ट का क्वेश्चन होता है। तो बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमने इसके पूरे तह तक जाके आपको एक एक क्वेश्चन के पूरा कहाँ से कैसे कंसेप्ट आता है हमने वो भी सिखाया आपको। तो इससे क्या होगा, आपको अब आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि इसी टाइप के एक और क्वेश्चन हम आपको लास्ट में देंगे, उसमें आपको और अच्छे से डिफरेंट आपके ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके आपको एक्सेलरेशन पता चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। व्हाट डज L²/2i रिप्रेजेंट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। L²/2i जो हमें क्या बताता है बच्चे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता है। क्या होता है द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। कैसे, देखिए हमने आपको सिखाया था कि K = होता है बच्चे P²/2m। ये कब होता है आपका ट्रांसलेशनल, TRANSLATIONAL, ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान, ठीक है। लेकिन जब आपका हम इसको रोटेशनल मोशन के रूप में लिखते हैं, रोटेशनल मोशन में बच्चे, तो हम क्या करते थे, के जगह पे के ट्रांसलेशन के जगह पे के रोटेशन लिखते थे और स्पी के जगह पे एल लिखते थे, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर करते थे। और 2 के जगह पे 2 लिखते थे और एम के जगह पे आई लिखते थे, क्योंकि वहाँ पे जो एम होता है, मास होता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एनालोगस होता है। तो ये हमारा किसका हो जाता है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल का, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इससे कभी कभी आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। हमने इस दोनों पे क्वेश्चन आपको बताया है, तो आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो जरूर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ प्लैनेट इन ए सोलर सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए आपका जो मोशन होता है सोलर सिस्टम का, मोशन होता है सोलर सिस्टम का, ये एक आपका एग्जांपल होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे घूमता रहता है और उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है। इस कारण से वो हमेशा घूमते ही रहता है, रुकता नहीं है, ठीक है। इसके कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है आपका, इफ द अर्थ श्रिंक देन द ड्यूरेशन ऑफ डे। कहा जा रहा है अगर आपका अर्थ यानी पृथ्वी अगर सिकुड़ जाए, पृथ्वी आपका अगर सिकुड़ जाए तो आपका ड्यूरेशन ऑफ डे यानी डे का ड्यूरेशन, डे की जो दिन की जो अवधि होगी, ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, सेम रहेगी, या फिर पहले घटेगी बाद में बढ़ेगी,
फर्स्ट इंक्रीजेज, सॉरी पहले बढ़ेगी बाद में घटेगी, क्या होगा, ठीक है। तो इसका आप आंसर याद रखिए, हम आपको इसके रीजन अभी बताएंगे, लेकिन आंसर आपको याद रखिए, ठीक है। इसका आंसर होगा, अगर आपका अर्थ श्रिंक हो जाता है तो आपका ड्यूरेशन ऑफ डे क्या हो जाता है बच्चे, घट जाता है। क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ डे आपका घट जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके आपके रीजन की तरफ बढ़े, तो रीजन कैसे हम मानेंगे कि इसका आपका ड्यूरेशन घट जाता है, क्या होता है। तो देखिए आपको पता है कि अर्थ हमारा घूमेगा तो क्या होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। अभी तुरंत हमने आपको सिखाया था कि सोलर अगर सिस्टम में अगर कोई भी आपका, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सोलर सिस्टम में कोई भी आपका प्लैनेट घूमता रहता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम इनिशियली L1 होगा, मान लेते हैं बाद का L2 होगा, तो क्या होगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा, भले सिकुड़ जाए या कुछ भी हो जाए, मोमेंटम उसका हमेशा सेम रहेगा। तो L1 इक्वल टू L2 होगा। और L1 का वैल्यू क्या होता था बच्चे, I1 इंटू ओमेगा 1। L का वैल्यू हमने आपको सिखाया था I इंटू ओमेगा। जैसे जो आपका लीनियर मोमेंटम थे, लीनियर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम को मास के जगह पे I लिखते हैं, वेलोसिटी की जगह पे ओमेगा लिखते हैं, तो क्या हो गया, L इक्वल टू I ओमेगा। सब वहीं से आता है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा समझने की फेर है, दिमाग लगाइए, हम आपको सब चीज़ समझ में आता रहेगा, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरू से जाकर देखें, आपको एक एक कंसेप्ट हमने सिखाया है। देखिए बच्चे, समय कम है तो कम समय में किसी को कुछ सिखाना पड़ता है तो थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है। समय ज़्यादा रहता है तो आपको तो हम पूरा चैप्टर ही पढ़ा देंगे, लेकिन क्या है, अभी आपको कुछ कुछ चीज़ कंसेप्ट सिखा रहा है, उससे क्या है, आपका ग्रिप बनेगा, कंसेप्चुअल नॉलेज होगा, तो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो L1 का वैल्यू होगा I1 ओमेगा 1 और L2 का वैल्यू होगा I2 ओमेगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I1 अपॉन I2 का वैल्यू निकालेंगे, तो ये होगा हमारा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। I1 अपॉन I2 का वैल्यू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 होता है। और टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है, टाइम पीरियड का वैल्यू होता है बच्चे 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो पहले का मान लीजिए, अर्थ श्रिंक होने से पहले का टाइम T1 होगा और बाद का टाइम T2 होगा। तो T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा बच्चे, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। कैसे, जैसे आप देखिए कैसे ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 डायरेक्ट लिख दीजिए, आप भी डायरेक्ट लिखना सीखिए, ठीक है। देखिए 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 के, ओमेगा के जगह पे ओमेगा 1 लिख देंगे और नीचे T2 की जगह पे 2 पाई ऊपर ओमेगा 2 लिख देंगे। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 आ गया ना। तो इस तरीके से हमने लिखा एक लाइन में। जब भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इन्वर्सली का रिलेशन होता है, टी और ओमेगा क्या है, इन्वर्सली है, ऊपर नीचे है। तो ऊपर नीचे जब भी हो तो T1 अपन जब T2 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे, हमें जब ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 मिल गया, तो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 किसके बराबर है, I1 अपॉन I2 के। तो T1 अपॉन T2 का वैल्यू क्या मिल गया, I1 अपॉन I2। T1 अपॉन T2 का वैल्यू I1 अपॉन I2। तो हमें इससे क्या मिला, T1 अपॉन I1 इक्वल टू T2 अपॉन I2। और ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट के लिख सकते हैं बराबर। तो T1 इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट इंटू I1। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, I जो हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के, या फिर T जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। हमें ये एक रिलेशन मिला और ये रिलेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन को आप याद करके लिख लीजिए। क्या है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो आपका टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। इससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आपका थ्योरेटिकल भी बनाया जा सकता है। तो इसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए कैसे, टाइम पीरियड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो जब भी हम क्या करेंगे, अपने अर्थ को श्रिंक करेंगे, जब हम अर्थ को श्रिंक करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा हमारा बच्चे, डिक्रीज हो जाता है। अर्थ को श्रिंक करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये आपका डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चे, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कारण से हमारा दिन का जो अवधि होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। समझ में आ गया इसका रीजन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया श्रिंक करने के बाद घट जाता है और आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम पीरियड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस कारण से हमारा टाइम पीरियड भी घट जाता है, तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ डे डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमने लिखा है आपको। इसी इंपॉर्टेंट नोट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देंगे जस्ट इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 5। तो उसको बनाने के लिए हमने ये आपको सिखाया है। तो इस सभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद कर लीजिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग वाले भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं और आपको डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो देखिए, फॉर हॉलो स्फीयर मास m एंड रेडियस r, किसी हॉलो स्फीयर के लिए जिसका मास m है, रेडियस r है, उसके सेंटर के अबाउट, यानी आपके सेंटर और मास के अबाउट, जैसे ये स्फीयर है यहाँ से सेंटर के अबाउट जाएगा, सॉरी ये सेंटर के अबाउट जाएगा आपका। तो इसका कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चे 2/3 mr²। किसका, एक हॉलो यानी आपका खाली वाला स्फीयर का। थिन हॉलो स्फीयर होता है, ठीक है, थिन एकदम पतला हॉलो स्फीयर होना चाहिए। अगर पतला नहीं रहेगा तो उसके ऊपर एक और लेयर हो जाएगा ना, तो लेयर हो जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर दो रेडियस हो जाएगा, एक बड़ा रेडियस एक छोटा रेडियस। तो इस तरीके से नहीं, ये क्या होगा, हॉलो स्फीयर खाली पूरा स्फीयर होना चाहिए। फिर क्या है आपका सॉलिड स्फीयर के लिए मास m है और रेडियस r है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr²। तो ये इसको तो हमने बहुत बार यूज किया है। सॉलिड सिलेंडर के लिए जिसका मास m है और रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ ऑफ mr²। क्या होगा, हाफ ऑफ mr²।
फॉर थिन हॉलो सिलेंडर के लिए, ये सॉलिड सिलेंडर के लिए था, ये हॉलो सिलेंडर के लिए, थिन हॉलो सिलेंडर के लिए, पतला हॉलो सिलेंडर के लिए मास m होना चाहिए, r इसका रेडियस होना चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्या होगा, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो फिर से बता दें आपको कि हॉलो स्फीयर क्या होता है, हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, और फिर आपका 2/3 एम आर स्क्वायर, आपका सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2 एम आर स्क्वायर, हॉलो सिलेंडर के लिए हॉलो सिलेंडर के लिए एम आर स्क्वायर सिंपली, ठीक है। चलिए, तो इसे आप याद कर लिए होंगे और आपको याद रखना है, बार बार इसे याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी तरीके से आप याद करके जरूर रखिए इसे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस। अब इसी रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो अब क्वेश्चंस क्या है, सेम ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। अब क्या चेंजिंग है वो देखिए। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर ऑफ सेम मासेस एंड सेम रेडी आर रोलिंग डाउन फ्रीली ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, देन द बॉडी विथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। आपको कहा जा रहा है कि पिछले वाले वीडियो में कहा गया था कि दो ऑब्जेक्ट दिया गया था, एक डिस्क था, एक सॉलिड स्फीयर था। कहा गया था कौन सा पहले नीचे गिरेगा, तो हमने आपको क्या सिखाया था कि जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो पहले नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे दो ना देखिए, एक सॉलिड स्फीयर दिया जा रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर, एक हॉलो स्फीयर, तो आपको और एक हॉलो सिलेंडर, 4 दिया जा रहा है, ठीक है। तो इन चारों में से पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता था, हमने सिखाया था ए इक्वल टू होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है बच्चे आपका कि जिसका अगर आई ज़्यादा होगा, तो नीचे क्वांटिटी क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। तो नीचे क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा। आई ज़्यादा होगा तो नीचे क्वांटिटी क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा, होल क्वांटिटी घट जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। तो जिसका बच्चे नीचे क्वांटिटी अगर कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा होल क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिसका आई कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, आई कम तो क्या होगा बच्चे, एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो हम देख लेंगे कि किसका आई कम है, बस वहीं से आपको निकालेंगे। आपको एक्सेलरेशन निकालने का जरूरत ही नहीं है, यही हमने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाने की कोशिश किया है कि आप एग्जामिनेशन में निकालिए ही नहीं एक्सेलरेशन, पूछा जाए तो निकालिए, नहीं पूछा जाए तो बस रिलेशन को लगाइए कि आई कमेगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। भूल जाइएगा, मान लीजिए कि आई कमेगा तो ज़्यादा होता था, कि आई ज़्यादा होने पर एक्सेलरेशन कम होता था, तो बस हमने सिखाया कि देखिएगा नीचे क्वांटिटी अगर बढ़ता है तो होल क्वांटिटी घट जाता है, तो आपको एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकालना है। तो जिसका अगर आई कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। तो कम आई वाला निकालेंगे वैल्यू, कम आई वाला। तो चलिए कम आई वाला निकाल लेते हैं। ये क्या है हमारा, पहला क्या है, सॉलिड स्फीयर, आई ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का हमने सिखाया था 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो 2/5 का वैल्यू निकालिएगा जब आप, 2/5, ये क्या होगा आपका 0.4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। आई ऑफ क्या कहा जा रहा है, सॉलिड सिलेंडर एससी लिख देते हैं, ठीक है। तो आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 0.1/2 एम आर स्क्वायर होता है, तो क्या हो गया 0.5 एम आर स्क्वायर। अब क्या हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हॉलो स्फीयर तो एच एस हॉलो स्फीयर, ठीक है, ये एस एस है सॉलिड सिलेंडर। तो हॉलो स्फीयर का क्या होता है बच्चे, हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चे 2/3 एम आर स्क्वायर। तो 2/3 कीजिएगा जब आपको आएगा, ये क्या होगा 2/3 एम आर स्क्वायर, यानी 0.66 एम आर स्क्वायर, ठीक है। मार्कर यहाँ पे नहीं चल पाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। फिर क्या निकालेंगे, आई ऑफ, अब क्या बचा, हॉलो सिलेंडर, हॉलो एससी, ये क्या होगा एसएससी, यानी सॉलिड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर। तो इसका क्या होता है बच्चे, इसका सिंपल एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम आर स्क्वायर के पहले 1 होगा और ये तो एम आर स्क्वायर रहेगा ही। तो हम देखेंगे कि किसका सबसे वैल्यू आई का कम है, उसी का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा। तो ये 0.4 है, एम आर स्क्वायर सभी में सेम है, एम आर स्क्वायर तो सभी में सेम है। तो किसका आपका वैल्यू क्या क्या है, तो चलिए यहाँ से आप जज कर लेते हैं हम। इसके लिए 0.4 है, इसके लिए 0.5 है, इसके लिए 0.66 है, इसके लिए 1 है। तो सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू है, सबसे ज़्यादा 1 है। फिर क्या है आपका, फिर 0.66 है, फिर 0.4, फिर 0.5 है, फिर 0.4 है। तो सबसे कम आई किसका है, सबसे कम आई है हमारा सॉलिड सिलेंडर का। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सॉलिड सिलेंडर का ही सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो आंसर क्या होगा, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं और निकालते हैं अपने सॉल्यूशंस को। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे बताए गए सभी कंसेप्ट आपको समझ में आए, यहाँ से कुछ अच्छा नॉलेज गेन हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि यहाँ से आकर पढ़े, ताकि उन्हें भी क्या हो, लाभ हो सके। तो चलिए वीडियो को रखते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।